नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हैं। विपक्ष भी अपनी रणनीति के मुताबिक अपनी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ, अपनी सोच के साथ बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। इस बार 2024 में जो अगले 2 महीने के बाद जो आम चुनाव होने हैं, उसे ध्यान में रख करके ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों को ध्यान में रख करके 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन विशाल मंदिर के अंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके मुख्य यजमान खुद वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और आसपास के राज्यों में जो एक माहौल बना, वो जबरदस्त माहौल बना है। और रामलला जो पूरे देश के ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातनी हिंदू ही क्यों, बाकी धर्मों के लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। और अगर राजनीति की बात की जाए तो हर राजनेता और प्रजा, हर किसी के दिमाग में यह होता है कि राज्य का संचालन अगर हो तो वो राम राज की तरह हो। खैर, ये चुनावी हथकंडा भी माना जा रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह से सभी चारों शंकराचार्यों ने, साधु संतों ने बार बार ये कहा कि ये अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया और प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ ही दिनों के बाद केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। तब यह लगा, राजनीतिक विश्लेषकों को यह लगा, वो सोचने पर मजबूर हुए कि अचानक से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का विचार इस बीजेपी सरकार को अपने 10 साल के कार्यकाल के ठीक आखिर में आकर, जब लगभग कुछ ही दिनों में चुनाव
की घोषणा हो जानी है, नोटिफिकेशन जारी हो जाना है, आचार संहिता लागू हो जानी है, तभी ये कर्पूरी ठाकुर का नाम क्यों याद आया? हालांकि उस निर्णय का पूरे देश ने स्वागत किया, क्योंकि इस देश के लिए, बिहार के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, अति दलित, अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर एक महानायक थे। लेकिन उसके ठीक कुछ दिन के बाद बिहार में एक बड़ी घटना हुई, जिसके तहत इंडिया गठबंधन को एक करने की शुरुआत करने वाले वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपनी सहयोगी पार्टियों कांग्रेस और राजद को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। काफी कुछ कहा गया, काफी कुछ सुना गया, काफी हो हल्ला मचा, काफी कमेंट पास हुए, क्योंकि ये कई बार हो चुका था कि आना जाना। वहां से भी बात बनती हुई नजर नहीं आई। फिर अचानक झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पूर्व उन्होंने जिसे अपनी सत्ता सौंपनी चाहिए, उसे सत्ता सौंपने में कई 2 दिन लगे। 24 घंटे से ज्यादा तक उस राज्य में कोई सरकार नहीं थी, कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं था, राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं था। लेकिन राजद और कांग्रेस तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा सदस्यों ने जो एकजुटता दिखाई, उसके आगे लोगों को झुकना पड़ा और वहां एक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे झारखंड, और झारखंड की जनता के सामने, आदिवासियों के सामने जो कुछ भी उन्होंने मुद्दे उठाए, उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। अब ऐसी स्थिति में जब एक तरफ एकला चलो की राह पर चलते हुए राहुल गांधी जिन जिन जिलों से होकर के जा रहे हैं, जिन जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, उसमें उन्हें जो जनता का अपूर्व सहयोग, समर्थन मिल रहा है, उससे शायद उसे देखते हुए बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लगा कि राम मंदिर का मुद्दा हो, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का मुद्दा हो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको यह भी बता दूं कि जब राम मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय हो गया, समय तय हो गया, लोगों को निमंत्रण बांटे जाने लगे, तब वहां के एक पदाधिकारी चंपत राय जी ने बीजेपी के बड़े नेता, जनसंघ के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया और ये कहा कि उन्हें निमंत्रण तो भेजा गया है, मगर उनमें ये सलाह भी दी गई है कि अवस्था के चलते, स्वास्थ्य के चलते वो अयोध्या न आवे। ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी के साथ भी हुआ। यूं तो उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के सदस्य भी अयोध्या में उस दिन मौजूद नहीं थे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। यह संदेश कुछ गलत जा रहा था शायद, क्योंकि आप सबको ये पता है कि आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए वर्तमान केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने किया, बहुत कुछ राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब रहे तब उस समय भी बहुत कुछ इस राम मंदिर के लिए किया गया, और इस चेतना को जगाने का जो सबसे बड़ा काम किया वो लाल कृष्ण आडवाणी ही रहे, जिन्होंने 1990 में सोमनाथ से एक रथ यात्रा निकाली। ये रथ यात्रा बीजेपी के ऊपर उठने का पहला कदम था, और जब मंदिर का निर्माण हो गया या वहां प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है प्रतिमा की, ऐसे समय में उस पुरोधा को याद न किया जाए, उसको न बुलाया जाए, इसका जो संदेश जनमानस के भीतर गया, आरएसएस के लोगों में, बीजेपी के लोगों में, वो कुछ गलत संदेश दे गया। ऐसे में इस पर गहन विचार विमर्श करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार के दिन एक बड़ा ऐलान किया कि भारत सरकार अब देश के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर उन्हें सम्मानित करेगी। ये एक बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि एक बार में, नियमानुसार एक बार में एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। इससे पहले दिया भी गया है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी ने इस बार कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है इस देश के लिए, समाज के लिए। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने देश के बंटवारे के बाद उस बंटवारे का दंश लिए हुए पाकिस्तान के कराची से एक 20 साल का नौजवान हिंदुस्तान आया और इसी की माटी में रच बस कर, गढ़ कर अपने विराट व्यक्तित्व की संरचना की। वो व्यक्ति जिसका जन्म 1927 में कराची में हुआ, 1936 से 1942 तक उन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से मैट्रिक तक की शिक्षा हासिल की। 1942 में स्वयं सेवक के रूप में आरएसएस में शामिल हुए
1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दयाराम गिदुमल नेशनल कॉलेज हैदराबाद में शामिल हुए। डीजी नेशनल कॉलेज हैदराबाद से स्नातक और उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी की। 1947 फिर 12 सितंबर 1947 को सिंध से दिल्ली आ गए। 1947 से 1951 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव के रूप में राजस्थान में काम किया। 1960 से 1967 तक जनसंघ की राजनीतिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक के रूप में काम किया। अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो अप्रैल 1970 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 26 जून 1975 को आपातकाल के दौरान बंगलौर में गिरफ्तार किए गए। मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर काम किया। मई 1986 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। नवंबर 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक कैबिनेट मंत्री रहे। गृह मंत्री का दायित्व संभाला, उप प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला। जून 2002 से मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। 2004 में लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। आडवाणी जी को 1999 में भारतीय संसदीय समूह द्वारा उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद 2015 में भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें 2008 में मेरा देश और मेरा देश मेरा जीवन, 1978 में एक कैदी की स्क्रैप बुक, 2003 में नजरबंद लोकतंत्र, 2003 में ही सुरक्षा और विकास के नए दृष्टिकोण। दरअसल आडवाणी जी ने 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के निधन के बाद जब जनसंघ के केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे, तब लालकृष्ण आडवाणी का मुख्य राजनीतिक उभार शुरू हुआ। आडवाणी के राजनीतिक कैरियर को, उनके व्यक्तिगत जीवन को नजदीक से जानने वाले रामनारायण जी बताते हैं कि वाजपेयी जी और अन्य नेता चाहते थे कि वो आडवाणी जी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें, क्योंकि इससे पहले राजमाता सिंधिया जी, विजया राजे सिंधिया जी ने
अध्यक्ष पद संभालने से इनकार कर दिया था। ऐसे में वाजपेयी जी, जो उनके मित्र भी थे आडवाणी जी के, तो उन्होंने आडवाणी जी को इसके लिए मनाया। दरअसल आडवाणी जी की एक झिझक थी उस समय कि वो लिखते अच्छा थे, रणनीति अच्छा बनाते थे, एक कुशल कारीगर की तरह पार्टी को चलाना, ले चलना, आगे बढ़ाना, सब कुछ वो था वो, लेकिन ये सब वो नेपथ्य के पीछे से किया करते थे। सो उन्हें एक लगता था कि क्या मैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुरुतर दायित्व का पालन कर पाऊंगा। दरअसल ऐसा अक्सर होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है कि वो अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को खुद नहीं पहचान पाते हैं। उनकी प्रतिभा को पहचाना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आडवाणी जी को अध्यक्ष, जनसंघ का अध्यक्ष बनने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद से उनका जो राजनीतिक उभार था वो लगातार ऊपर बढ़ता चला गया। लेकिन स्वर्ण काल तो आया 1990 में, जब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक यात्रा निकाली और उस यात्रा में उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। और ये यात्रा ही थी जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और यात्रा निकाली थी 1993 में, जनादेश यात्रा। इसमें ये यात्रा 4 जगहों से निकली थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, भैरव सिंह शेखावत जी और कल्याण सिंह जी ने अलग अलग क्षेत्रों से इसका नेतृत्व किया था। आडवाणी जी आज ही नहीं, आडवाणी जी के पास वो मौका भी था कि वो देश के प्रधानमंत्री चुने जाते, लेकिन 1995 11 नवंबर की वो तारीख, जब मुंबई के शिवाजी पार्क में बीजेपी की एक बड़ी रैली चल रही थी, उस रैली में हर भाजपा सदस्य ये मान करके चल रहा था कि अब और कोई नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ही इस भारत देश का नेतृत्व करेंगे, वही यहां के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उस रैली में जब बोलने का मौका लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने आया तो उन्होंने सबको अवाक कर दिया। उन्होंने इस रैली के माध्यम से ऐलान किया कि देश का प्रधानमंत्री और कोई नहीं अपितु अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। उनकी ये घोषणा सुनकर भाजपा के लोग चकित रह गए, क्योंकि ये किसी को विश्वास ही नहीं था। उस समय आडवाणी जी का नेतृत्व
आडवाणी जी की आभा शिखर पर थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसे आप दोस्ती कहेंगे या दोस्ती का हिसाब चुकाना कहेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने आडवाणी जी को सबसे पहले जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया था। तो अब जब आडवाणी जी को मौका मिला तो उन्होंने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद के काबिल करार देते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया भी। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी और उप प्रधानमंत्री के रूप में आडवाणी जी ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया उसे देश हमेशा याद रखेगा। लेकिन उनकी दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती हमेशा हमेशा याद की जाएगी। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आडवाणी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हों, क्योंकि इस देश में बहुत गिने चुने लोग हैं राजनीति के क्षेत्र में जो वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस देश में जब कभी भी यह मौका आया है कि कांग्रेस को नष्ट नाबूद कर दिया जाए, विपक्ष को बर्बाद कर दिया जाए, ऐसे समय में आडवाणी जी की एक बात जनसंघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, या आज भी उन्हें वो आडवाणी जी का वो वाक्य, वो पंक्तियां याद होंगी कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, अगर बचाए रखना है, तो न कांग्रेस को समाप्त करना है, न विपक्ष को समाप्त करना है। ये सब रहेंगे तभी लोकतंत्र कायम रहेगा। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। ये आडवाणी जी की सोच है। क्या आज की भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है? या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आडवाणी जी, जोशी जी की वहां गैर मौजूदगी से जो एक खटास सी पैदा हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति करने का यह प्रयास है भारत रत्न दिया जाना? क्योंकि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब इस देश ने यह सोचा कि शायद इस देश का राष्ट्रपति अगर कोई होगा तो वो लाल कृष्ण आडवाणी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो 2014 के बाद आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए और आज वही आडवाणी जी भारत रत्न के काबिल हैं। ये समझ बीजेपी को आई है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आई है। तो क्या इसे हम 2024 लोकसभा चुनाव फतह करने की रणनीति का एक हिस्सा माने? या कुछ और? बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग आडवाणी जी को
उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को, उनके संपूर्ण व्यक्तिगत व्यक्तित्व को, उनकी राजनीतिक चेतना को सलाम करता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी आपसे पुनः ये मांग करता हूं, आपसे ये आग्रह करता हूं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।